देखो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ध्यान से देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है। जब मैं इसको जलाऊंगा तो जो फ्लेम निकलेगी, ऐसे ये जो फ्लेम निकल रही है, इस फ्लेम का कलर क्या है? वाइट कलर का है ना। क्या कलर है? वाइट कलर का। अब ये जो यहाँ पे ये जो राख बची है, ये जो राख बची है, जैसे कागज़ को जलाओ तो वो कुछ इस तरीके से नहीं रह जाता है, जब उसको ऐसे तोड़ दो तो राख में हो जाता है। ये जो ये राख बची है ना, इस राख को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस राख को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशियम। बोल क्यों रहे हो? इस राख को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो जला रहे हैं, ये जो जला रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम रिबन, है ना। ये सिंपल, तुम ये क्या होगा, क्या ये मैग्नीशियम होगा? Mg मैग्नीशियम होगा। जब मैग्नीशियम को जलाया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को जलाया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जब मैग्नीशियम को जलाया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान से देखो, जैसे हमसे पूछ लिया मेरे पास, जैसे मान लो कि अगर जब मैं मैग्नीशियम रिबन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, मैग्नीशियम रिबन को जब मैं मैग्नीशियम रिबन को जब जलाऊंगा, जब मैं मैग्नीशियम रिबन को जलाऊंगा, है ना, जब मैं मैग्नीशियम रिबन को क्या करूँगा? बर्न करूँगा, तो किस कलर की फ्लेम निकलेगी? वाइट। किस कलर की फ्लेम निकलेगी? वाइट कलर की फ्लेम निकलेगी। किस कलर की फ्लेम निकलेगी? वाइट कलर की फ्लेम निकलेगी। बात समझ में आई? किस कलर की फ्लेम निकलेगी? वाइट कलर की फ्लेम निकलेगी। बात समझ में आई? अब जैसे मेरे पास ये, मैं जैसे मान लेता हूँ कि मैं ये ऐसे कैंडल बना दिया, ये ऐसे मैंने बना दिया। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि ये ऐसे कैंडल बना दिया, ठीक है। ये मैंने ऐसे कैंडल बना दिया और ये ऐसे मेरे पास इसकी फ्लेम है और यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ है, ठीक है। ये या इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल ऐसे रिएक्शन से भी देख सकते हो, तो सीख गए हो ना। मान लो मेरे पास मैग्नीशियम है, ठीक, मैग्नीशियम का रिबन था। जब हम उसको जला रहे थे, जलाने का मतलब कंबशन कर रहे थे, जलाने का मतलब क्या कर रहे थे? कंबशन कर रहे थे। बात समझ में? जला रहे थे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे थे? उसको बर्न कर रहे थे। तो O2 लिखेंगे रिएक्शन में। मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको क्या कर रहे थे? जला रहे थे, ठीक है। तो जो बन रहा था, क्या बन रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना था। क्या बनना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना था, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनाना आता है ना कि Mg2+ होता है और O2-, इससे तुमको आता होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, ठीक है। तो ये जो ऊपर एक्सपेरिमेंट किया ना, ये उसकी रिएक्शन है कि जब मैग्नीशियम को तुम जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। बात समझ में आई? क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। बात समझ में आई? क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो जो तुमने ऊपर पढ़ा ना, ये उसी की रिएक्शन है, शॉर्ट फॉर्म में उसी की रिएक्शन मैंने लिख दी है, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर मैंने तुमसे पूछा कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन हैं जिनके बेसिस पे तुम बता सकते हो कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो, अगर कोई रिएक्शन हो रही होगी तो पक्का हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा, है ना, हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा। बात समझ में आई? या कह देते हैं कि फ्लेम निकल रही होगी, है ना, हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा, या फ्लेम निकल रही होगी, या कहीं से गैस का, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा होगा, है ना, हाइड्रोजन गैस बन रही होगी। बात समझ में आई? तो हमसे पूछता है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको देख के तुम बता सकते हो कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, या रिएक्शन अगर हो रही होगी तो कौन से बेसिस पे तुम बताओगे। कुछ समझ में आया क्या कह रहा हूँ? नहीं कह रहा हूँ, कौन से ऐसे बेस बताना। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम देख के बता सकते हो कि रिएक्शन होगी। मतलब कौन सी चीज़ वैसे ऐसे करेंगे तो रिएक्शन देखो है ना, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि किस बेसिस पे तुम बताओगे कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो, जैसे अगर मान लो कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, क्या हुआ? इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। अभी तुमको बस इसको थोड़ा सा याद ही रखना है, अभी मैं समझाऊंगा, है ना। इवोल्यूशन ऑफ अगर गैस हुआ, मत करो, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, है ना। चेंज इन कलर हो गया, अभी सब समझ में आएगा, थोड़ा देर के लिए शांत रहो। चेंज इन कलर हो गया, है ना, कलर में कोई चेंज हो गया, चेंज इन कलर हो गया, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस मैंने लिख ही दिया है। चेंज इन स्टेट हो गया, है ना। कभी कभी रिएक्शन में होता नहीं है कि सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना, या लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो चेंज इन, उसी को सॉलिड लिक्विड गैस को स्टेट बोलते हो, है ना, उसी को क्या बोल रहे हैं? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट हो गया, बात समझ में ही। ये सबसे आसान चेंज इन टेम्परेचर हो गया, है ना, हीट चेंज हो गई ना, चेंज इन टेम्परेचर, है ना, चेंज इन टेम्परेचर, बात समझ में ही, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो पॉइंट है, इनके बेसिस पे तुम बता सकते हो कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है ना। अगर ये चीज़ें हो रही होंगी, ये चीज़ें हो रही होंगी तो रिएक्शन हो रही होगी, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो रिएक्शन नहीं हो रही होगी। बात समझ में ही, ठीक है, बात समझ में ही। इसको मैं कैसे लिख देता हूँ, ऐसे NCERT ऐसे लिखती है,
ठीक है। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन बाय विच, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एनसीईआरटी में भी सेम तरीके से लिखा है। क्या लिखा है? ऑब्जर्वेशन विच हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। अगर स्टेट में चेंज हो रहा होगा तो रिएक्शन हो रही होगी, अगर कलर में चेंज हो रहा होगा तो रिएक्शन हो रही होगी, अगर गैस का इवोल्यूशन होगा तो रिएक्शन हो रही होगी, चेंज इन टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन हो रही होगी, है ना। जैसे मान लो कोई रिएक्शन करा रहे हो, है ना, जैसे ये रिएक्शन करा रहे थे, ये मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे, तो क्या यहाँ पे हीट का इवोल्यूशन नहीं हुआ, या हीट नहीं बनी, तो रिएक्शन हो रही है। बात समझ में आई? मान लो कोई रिएक्शन करा रहे हो जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वही भी तब उसके बेसिस पे बता सकते हैं कि हाँ रिएक्शन हो रही है। कलर में चेंज हो रहा है तो उसके बेसिस पे बता सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है। अभी हम ये सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, ये सब हमको पढ़ना है पूरी केमिस्ट्री में, समझ में आया? तो हम एक साथ सारा थोड़ा ना बता देंगे। देखो जैसे हमसे पूछ देता है ना, हमसे पूछ देता है, जो 9th में पढ़ो यहाँ बहुत काम आएगा, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि अगर मैंने एक रिएक्शन लिख दी, मैंने यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन लिख दी, है ना, यहाँ पे मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिख दी, ठीक है। यहाँ पे इधर ए लिखा, इधर बी लिखा, और ये एरो लगाया, इधर सी लिखा और इधर डी लिख दिया। जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड होता है वो क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड होता है वो क्या होता है? रिएक्टेंट। और जो एरो के राइट हैंड साइड होता है वो होता है प्रोडक्ट। जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड होता है वो रिएक्टेंट, और एरो के जो राइट हैंड साइड होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट। बात समझ में आई? लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। बात समझ में आई? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बात समझ में आई? अब जैसे मैंने एक रिएक्शन लिख दी यहाँ पे, उससे पहले चलो एक और बेसिक चीज़ बता देता हूँ, है ना। जैसे अगर मैंने ये लिख दिया, मैंने पहले भी तुमको कराया है, जैसे अगर मैंने ये ओ लिख दिया, यहाँ अगर मैंने ओ लिख दिया, देखो इसका मतलब जानते हो ना, ओ लिख दिया, इधर देखो ओ ऑक्सीजन, है ना। उसको क्या होगा? देखिए उसको लगा है यहाँ गले पे, देखो यहाँ पे, इधर देखो, इधर। अरे हमें पता है, तुम इधर देखो, क्या हो रिएक्शन हो गया वहाँ। इधर देखो, इधर देखो। यहाँ पे मान लो कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसका मतलब जानते हो ना तुम लोग, कि जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने एक सिंपल Mg लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या है? एक मैग्नीशियम का एटम है ना। इसका मतलब क्या है कि एक मैग्नीशियम का चलो देखो जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया मैग्नीशियम, है ना, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा आगे, तो मतलब
1 लिखा है, ये क्या है 1 मैग्नीशियम का एटम, एक 1 मैग्नीशियम एटम है ना, एक एटम बता रहा है कि अगर इस तरह लिखा है तो 1 मैग्नीशियम का एटम है, अगर इस तरह लिखा है 2 Mg लिखा है तो ये 2 मैग्नीशियम का एटम है। बात समझ में? यहाँ पे ये क्या है 2 एटम है मैग्नीशियम का, यहाँ पे 1 एटम है मैग्नीशियम का, इतना बात समझ में ही? ठीक है। अब जैसे अगर मैंने ये लिख दिया है, O लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या है 1 एटम है ऑक्सीजन का, बात समझ में ही? O2 लिख दिया है तो ये क्या है 1 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, या ऐसे बोल सकता हूँ कि इसमें 2 एटम है, टोटल कितने एटम है 2 एटम है ना। इसमें हम सिंपल ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि इसमें 2 एटम है, बात समझ में? जैसे मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ 2 2 4 4 एटम है, 4 एटम बोल सकता हूँ, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2 मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ, या मैं 4 एटम बोल सकता हूँ। इतना तो समझते हो भाई? ऐसे लिखा है तो 1 मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पे 2 लिख दिया तो 2 मॉलिक्यूल, टोटल एटम कितने हो गए 4। 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2, 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2 है ना, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे 4, ये तो आता है, बात समझ में ही? ठीक। अगर जैसे अच्छा हाँ, जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया H2SO4, एक मैंने ऐसे लिख दिया, ध्यान से देखो H2SO4 लिख दिया, तो यहाँ पे ये बताओ कि हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, हाइड्रोजन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ है ना, हाइड्रोजन के 2 एटम है, बात समझ में ही? सल्फर का 1 एटम है, ठीक है 1 एटम है, बोलो मत। ऑक्सीजन का कितना एटम है 4 एटम है, बात समझ में? अच्छा जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो मॉलिक्यूल होता है ना, बात समझ में? ठीक है, तो मॉलिक्यूल होता है ना, ये सब 4 1 मॉलिक्यूल होता है ना सब पे पागल, बात समझ में ही? तो ये इस तरीके से होता है, देखा मॉलिक्यूल होता था कभी सन मिटा दिया। ठीक है। मिट कैसे गया, बात समझ में? जो एरो के इधर देखो, जो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है वो है रिएक्टेंट, जो इस एरो के राइट हैंड साइड लिखा हुआ है वो है प्रोडक्ट, है ना। जो राइट हैंड साइड लिखा है वो है प्रोडक्ट, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है वो है रिएक्टेंट। अब तुमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, है ना, क्या पढ़ी है कि इसका जो मास है टोटल, इसका जो मास है टोटल और इसका जो मास है टोटल वो क्या होगा बराबर, उसी को क्या बोलते हैं बताओ? इस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन क्या बोलते हैं लॉ ऑफ भाई? इसका मास और इसका मास दोनों बराबर है, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ? बात समझ में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैं भी कंजर्वेशन बोल रहा था। इधर का जो मास पूरा है बोल, और चुप रहो, अच्छा। इधर का जो मास है और इधर का जो मास है, दोनों मास क्या होगा बराबर होगा। इधर का जो मास है और इधर का जो मास है टोटल क्या होगा बराबर होगा। बात समझ में आई? जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको अभी जो ऊपर रिएक्शन कैसे होगा? अभी सुन लो फिर तो एनर्जी भी होता है। बकर ना करो, सुन लो फिर बात करना। बात समझ में आई? तुम बोल रहे हो ना, तो मैं तुमको बोलने दे रहा हूँ, इसीलिए बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि मेरे पास मैग्नीशियम है जी, और मेरे पास ऑक्सीजन है, दोनों को मैंने रिएक्ट करा दिया तो क्या बन गया MgO, क्या बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं सबसे पहले इस रिएक्शन को देखता हूँ, कभी भी मैं अगर कोई रिएक्शन लिखूंगा तो सबसे पहले उसमें मैं क्या देखूंगा कि ये एरो लगा है, इसके इस साइड क्या है रिएक्टेंट और इस साइड क्या है प्रोडक्ट। तो हम इंडिविजुअली देखेंगे कि हर एक एलिमेंट दोनों साइड बराबर है कि नहीं बराबर है ना। हर एक एलिमेंट का जो एटम है उसका जो नंबर है वो दोनों साइड बराबर है कि नहीं बराबर है। क्या कहने का मतलब है, बहुत आसान। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1। मैग्नीशियम कितना है 1, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा तो पूरे के आगे 1 होगा। बात समझ में? यहाँ भी 1 मैग्नीशियम है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, है ना, या 1 मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। अगर मैं एटम पूछूंगा तो समझ में आता है ना, 2 एटम है ना, 2 एटम है। यहाँ पे कितना एटम है 1, यहाँ पे कितना एटम है 1। तो मैं बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा कि यहाँ पे 2 लगा दूंगा। बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लगा दूंगा। बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लगा दूंगा। तो अब मुझे बस तुम लोग इतना देख के बताओ कि यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए 2। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए 2। या मैं तुम लोग के लिए और चलो इधर देखो, ये बताओ कि यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम है और यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम है। यहाँ पे 1 एटम, यहाँ पे 1 एटम। बात समझ में आई? यहाँ पे 1 एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है 2। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है 1। क्या बैलेंस है? नहीं। ठीक है, अब देखना, यहाँ पे मैं फिर से सेम रिएक्शन लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैग्नीशियम लिख दिया और O2 लिख दिया और फिर से यहाँ पे लिख दिया MgO। ध्यान से समझो, बात समझ में आई? और तुम मुंह से सांस ले सकते हो। बात समझ में आई? बदतमीजी मत करो,
बात समझ में आई? ये MgO लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, MgO लिख दिया, यहाँ पे MgO लिख दिया, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने ऐसे 2 लगा दिया, ठीक, तो इधर ऑक्सीजन के कितने एटम है, इधर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, और इधर ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए भाई, 2 से भी मल्टीप्लाई होता है। बात समझ में आई? इस यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये इसके पास भी गया है और इसके पास भी गया है। बात समझ में आई? बोलो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम है, 1। यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम है, 2। तो मैं क्या यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ तो यहाँ 2 हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ सिंपल 2 लिख सकता हूँ और इसको क्या मैं ऐसे लिख दूँ। तो अब क्या बैलेंस हो गया, हाँ अब क्या बैलेंस हो गया, बात समझ में आई? अब क्या बैलेंस हो गया, हाँ, बात समझ में आई? अब जो है ये बैलेंस हो गया है। अब अगर तुम इधर टोटल मास निकालोगे और इधर टोटल मास निकालोगे तो क्या आएगा, बराबर आएगा। चाहे तुम निकाल के देख लो, मैं नीचे यहाँ पे बता रहा हूँ। बात समझ में आई? तो यहाँ पे पहले रिएक्शन क्या थी, बैलेंस नहीं थी। बैलेंस नहीं थी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टोटल एटम थे, है ना, मैग्नीशियम के, और यहाँ पे जो टोटल एटम थे मैग्नीशियम के, वो तो बैलेंस थे यहाँ पे, और यहाँ पे तो बैलेंस थे। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के जो टोटल एटम थे और यहाँ पे जो ऑक्सीजन के टोटल एटम थे वो बैलेंस नहीं थे, तो उसको हमने कुछ मल्टीप्लाई करके क्या किया, बैलेंस किया। बात समझ में आई? ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, यहाँ पे Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, गिव्स MgO। बात समझ में आई? गिव्स MgO। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, 2 लगाया था और यहाँ पे भी 2 लगाया था। अब हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों का मास क्या होगा, Same. बराबर होगा। ये ऐसे लिख लो, रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट मास, है ना, रिएक्टेंट का जो टोटल मास है ना, टोटल मास की बात कर रहा है ना, रिएक्टेंट का जो टोटल मास है और प्रोडक्ट का जो टोटल मास है ना, प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वो क्या होगा, इक्वल, बराबर होगा। बस समझ में आई? तो रिएक्टेंट का मास निकाल लो क्या होगा, है ना। यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम का मास 24, तो 2 मैग्नीशियम का मास कितना हो जाएगा, 48, है ना। तो 48 प्लस एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम का मास, है ना, 32 हो जाएगा। तो ये रिएक्टेंट का मास आ गया। प्रोडक्ट का मास क्या आ जाएगा, एक मैग्नीशियम का एटम है, एक यहाँ पे इसका मास कैसे निकालते हैं आता है ना, ये सब सिखाया है मैंने। एक मैग्नीशियम का एटम है, ठीक, यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, मैग्नीशियम का एटम, 2 मैग्नीशियम का एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। और एक मैग्नीशियम के एटम का क्या मास होता है, 24। बात समझ में आई? प्लस ऑक्सीजन का कितना एटम होगा, 2, और एक का मास कितना होता है, 16 से मल्टीप्लाई करो। बात समझ में आई? तो इधर क्या हो गया, इधर भी 48 प्लस 32 आ गया, और इधर भी 48 प्लस 32 आ गया, जोड़ लो, है ना। 8 2 10, 4 3 7, है ना। तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 और एक ये 8, है ना। इधर भी 80 आ गया और इधर भी 80 आ गया। बात समझ में आई? ठीक है, दोनों साइड 80 आ गया। तो रिएक्टेंट का जो मास है और जो प्रोडक्ट का मास है दोनों क्या है, इक्वल, बराबर है। बात समझ में आई? ठीक है, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, समझ में आया कि रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का मास है वो क्या होता है, इक्वल, बराबर होता है। बात समझ में आई? और एक तुमने और लॉ पढ़ा था, है ना, एक तुमने और लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इन अ केमिकल है ना, सब्सटेंस, पॉस्टुलेट पढ़ा था तुमने। एक क्या पढ़ा था कि रिएक्शन जब भी होती है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, है ना। तुमने पढ़ा है ना, पॉस्टुलेट पढ़ा है ना, पॉस्टुलेट नंबर 6, है ना, कि जो रिएक्शन होती है उसमें टोटल एटम क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। अगर इधर मैग्नीशियम के 2 एटम है तो इधर भी मैग्नीशियम के 2 एटम होंगे। बात समझ में आई? यही होता है वो पॉस्टुलेट। बात समझ में आई? ठीक, अच्छा, अभी जो यहाँ पे मैंने ये लिखा था, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देख लो, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अनबैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस रिएक्शन बोल दूँ, अनबैलेंस रिएक्शन बोल दूँ या इक्वेशन भी बोल सकता हूँ, ठीक है, रिएक्शन बोलता हूँ। तो अनबैलेंस रिएक्शन में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम जो होते हैं, है ना, या मैं पहले, चलो तुमको इससे पहले 2-3 और एग्जांपल बता देता हूँ, फिर डेफिनेशन लिखाऊंगा तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मैं एक ये रिएक्शन लिख दिया, है ना, Fe, ध्यान से सीख लो, बात समझ में आई, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2,
ये इसी के आगे लिखा है, मैंने नीचे उतार दिया है बस। ध्यान से देखो, यहाँ पे आयरन के कितने एटम है, देखो मैं सिखा रहा हूँ, आखिरी बार देख लो। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसके आगे 1 होगा, कुछ नहीं लिखा तो इसके आगे 1 होगा, ठीक है। अब ये 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो आयरन के कितने एटम है, एक आयरन का एटम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक आयरन का एटम है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखता रहे, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे साइड करके इसको यहाँ हटा देता हूँ। देखो ध्यान से देखो, है ना। यहाँ पे ये बताओ कि Fe के कितने एटम है, 1 है ना। हाइड्रोजन के कितने एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है। यहाँ ऊपर जो लिख रहा हूँ ना वो एटम्स लिख रहा हूँ, बात समझ में आई, ठीक है। और सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी लिखूँगा, है ना। सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, इधर साइड भी लिखूँगा, है ना। ये रिएक्टेंट के लिए लिख रहा हूँ, ये प्रोडक्ट के लिए लिख लो, प्रोडक्ट के लिए लिख रहा हूँ। ध्यान से देखो, आयरन का कितना एटम है, यहाँ पे 1। कैसे पता 1, यहाँ कुछ नहीं लिखा तब भी 1 होता है, लेकिन हमको वो देखना नहीं होता है, कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1, है ना। यहाँ पे दिमाग मत लगाना, यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो एक आयरन का एटम है। यहाँ पे भी 1 लिखा है, हाइड्रोजन का भी है। तो अब ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन के एटम है, 2, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2। भाई यहाँ 1 लिखा था, 1 अब 1 × 1 क्या होगा बताओ, 1 भाई ऑक्सीजन तो एक ही है ना, हाँ ऑक्सीजन तो एक ही है, हाँ बात समझ में आई। 1 होगा, ऑक्सीजन एक है ना, समझिए। मुझे लगा ये 2 इसका उल्टा ठीक देंगे। है। हाँ ठीक है, ऑक्सीजन एक ही है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के भी कितने एटम आ जाएंगे, 1। आयरन के यहाँ कितने एटम है, 3। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4। बात समझ में आई। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4। बात समझ में आई। क्या ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। क्या ये बैलेंस है, बैलेंस। हमने ये पढ़ा है ना लॉ, हमने पोस्टुलेट पढ़ा है ना कि टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। मतलब जितना एटम आयरन का इधर है उतना ही एटम आयरन का इधर होगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। हमको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे 3 है, 3 आयरन के एटम है, तो तुम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके 3 आयरन के एटम ला सकते हो, है ना। कुछ इस तरीके से करना होगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो कैसे करेंगे मैं तुमको एक बताता हूँ, देखो ध्यान से। इसी को ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। F या इसी में ही कर सकते हैं, नहीं नीचे लिखता हूँ, तुम लोग भी लिखना, है ना। ध्यान से देखो, ये मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया। अब देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, अब मैं क्या यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ कि यहाँ अगर 3 इधर देखो, यहाँ अगर 3 आयरन के एटम थे, यहाँ अगर 3 आयरन के एटम थे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो दोनों साइड 3 एटम हो गए आयरन के, तो अब इसकी 1 की जगह 3 लिख सकता हूँ। तो ये आयरन का एटम बैलेंस। इसी तरीके से हमको एक एक का क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पे 4 है ना। तो यहाँ पे तो 1 ही है, तो इसको क्या मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब यहाँ पे 4 आएगा। तो लो, दोनों साइड बराबर हो गया। हाइड्रोजन के भी बराबर हो गए, नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना और ये 4 है, तो 4 2 = 8, तो यहाँ पे कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन के एटम हो गए। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एटम हो गए, 2 ही हैं। अब क्या करें, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 साइड, तो यहाँ पे हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब यहाँ पे क्या हो गया बताओ, 8 हो गए। 8 यहाँ पे क्या हो गए, 8। ये समझ में आया। इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं, कुछ दिमाग लगा के, बात समझ में आई, ठीक है। तो ये जो थी ये अनबैलेंस, ये क्या है, अनबैलेंस है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अनबैलेंस है ये, अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन, है ना। और नीचे ही मैंने ये क्या लिख दी है, बैलेंस रिएक्शन, है ना, बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन। बात समझ में आई। अनबैलेंस रिएक्शन और बैलेंस रिएक्शन में मतलब समझ में आया, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। एटम कैसे निकालते हैं समझ में आया ना, अभी आदत लगेगा, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि मैंने एक रिएक्शन तुम्हारे लिए लिख दी, यहाँ पे कार्बन CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे और मान लो मैंने क्या लिख दिया, H2 लिख दिया, और यहाँ पे मान लो मैंने CH3OH लिख दिया, ठीक है, CH3OH लिख दिया। ध्यान से देखो, अब मान लो यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ एटम कितना है यहाँ पे, 1, या चलो नंबर ऑफ, या ऐसे लिख देता हूँ, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे एटम लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एटम लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
एटम लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एटम लिख रहा हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन का कितना एटम है बताओ, यहाँ पे कार्बन का कितना एटम है, 1। यहाँ पे कितना एटम है, ऑक्सीजन का 1 है ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है, 1। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। हाइड्रोजन के कितने एटम है बताओ, 3। और एक ये, इसको भी तो जोड़ोगे, 4 है ना। टोटल 4 एटम हो गए। अब यहाँ पे क्या बैलेंस है, नहीं। कार्बन कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे 4 है, इस साइड में हाइड्रोजन 4 है। टोटल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, 3 ये और 1 ये, 4, ठीक है। 3 ये और 1 ये 4, बात समझ में आई। तो यहाँ पे 2 ही है और यहाँ पे 4 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 4 आ जाए 2 से। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 2 4 हो गया। समझ में आया, ये बैलेंस हो तो गया, यहाँ पे लाने, ठीक है। बोलो, मैं अभी नेक्स्ट पेज पे इसको बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है। 2-3 एग्जांपल ऐसे बताऊंगा, बाकी तो नॉर्मल करने लगना, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि जैसे ये वाली बताओ, ये क्या है, बैलेंस है कि अनबैलेंस है बताओ, अनबैलेंस्ड है ना, अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, ये क्या है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन। अब मैं यहाँ पे अगर 4 लिख दूँ, है ना, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बताया ना अभी ऊपर, है ना, तो ये क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैलेंस रिएक्शन। बात समझ में आई, ठीक है। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। बैलेंस का बहुत आसान है भाई, है ना, बस ये चैप्टर में है, इस चैप्टर में ही है। हाँ, इस चैप्टर ये आसानी है इसमें, केमिस्ट्री। बात समझ में आई। ध्यान से देखो, जैसे अगर मान लो कि मैं एक रिएक्शन लिख दूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए, ऐसे ये लिख देता हूँ, Zn + H2SO4 जिंक। ये मैंने कराया है क्या, नहीं कराया है। Zn + H2SO4 है ना, और यहाँ पे ZnSO4 बन गया और H2 बन गया, ठीक है ना। H2SO4 बन गया। और ध्यान से देखो यहाँ पे इसको मैं करने से पहले ये चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम लिखे हो ना कि किन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कंट्रोल में रखो यार, शांत रहो, वो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसमें लिख दिया, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन बाय विच यू कैन से वेदर द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट। देखो, अगर ये ऑब्जर्वेशन हो रही होंगी तो रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन मान लो अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा होगा तो रिएक्शन हो रही होगी। क्या, अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन H2 होती है, H2 क्या हाइड्रोजन ये गैस है, हाँ है। अगर रिएक्टेंट साइड गैस बन रही होगी तो रिएक्शन हो रही होगी। हाँ, तो देखो मैंने यही सेम चीज़ लिखी है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या H2 गैस बन रही है, हाँ बन रही तो रिएक्शन हो रही है। बात समझ में आई, हाँ। ठीक है। तो ये इसको भी मैंने तुमको समझा दिया। देखो इसमें बताओ, नंबर ऑफ एटम्स बताओ, 1 इसमें जिंक के एटम बताओ, 1 हाइड्रोजन के एटम बताओ, सल्फर के बताओ, ऑक्सीजन के बताओ, जिंक के बताओ, 1 हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, यहाँ पे एटम और यहाँ पे ऊपर भी एटम, ठीक है। बताओ जिंक के एटम रिएक्टेंट साइड बताओ कितने हैं, जिंक के एटम 1। कैसे 1, ध्यान से देखो, जिंक के एटम की बात करूँ तो यहाँ पे जिंक लिखा है ना, तो आगे 1 लिखा है, तो यहाँ पे भी 1 ही हो जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है भाई, यहाँ 1 लिख लोगे, ठीक है। तो ये भी तो 2 है, 2 × 1 2 ही तो होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे सल्फर देखो, सल्फर एक ही तो है, एक, यहाँ भी नीचे 1 × 1 बात समझ में आई। तो यहाँ क्या हो गया 1। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 है ना, 1 × 4। जिंक के यहाँ पे देखो, जिंक समझ में आ रहा है, यहाँ पे 1 एटम है, बात समझ में आई। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। और सल्फर के देखो, यहाँ पे 1 है और नीचे भी 1 1 × 1 बात समझ में आई। कुछ नहीं लिखा तो 1 मान ही सकते हो ना दोस्त। यहाँ पे 1 और सल्फर का भी सल्फर का भी कितना हो जाएगा 1। हाइड्रोजन बताओ कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन बताओ 2, तो यहाँ पे 2। ऑक्सीजन बताओ यहाँ पे कितने हैं, नीचे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। अब तुम बोलो यहाँ 1, तो 4 × 1 क्या होता है, 4 ही तो होता है ना। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4। क्या ये बैलेंस है पहले से ही, है ना। तो ये पहले से, तो इसका मतलब है कि कुछ रिएक्शन पहले से ही बैलेंस होती हैं, कुछ बाद में करनी पड़ती हैं हमको। क्यों बाद में करनी पड़ती हैं, ताकि मास बराबर आ पाए। अगर इस रिएक्शन में ये बैलेंस रिएक्शन है, ये अनबैलेंस रिएक्शन है, इसमें तुम मास निकालोगे तो बराबर आएगा क्या, नहीं, है ना। ताकि मास बराबर आए इसीलिए हमको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस। हाँ, ये बैलेंस रिएक्शन है, पहले से ही बैलेंस रिएक्शन है ना, बैलेंस रिएक्शन। बात समझ में आई, ये हो गई हमारी बैलेंस रिएक्शन, ठीक। अब जैसे एक रिएक्शन और देता हूँ,
है ना। एक रिएक्शन और देता हूँ, ध्यान से देखो। एक रिएक्शन मैं यहाँ पे और लिखता हूँ, CO2 प्लस वाटर, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़े हो, वहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, इसको बैलेंस करना है ना, प्लस H2O, ठीक है। इसको अगर मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चार्ट बना के लिख दूँ क्या पूरा, बनाए देखो यहाँ पे अगर मैं कार्बन पूछ लूँ, ऑक्सीजन पूछ लूँ और हाइड्रोजन पूछ लूँ, यहाँ पे भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूछ लूँ, एटम्स लिख रहा हूँ, ठीक है। एटम्स लिख रहा हूँ, देखो जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कहाँ गई रिएक्शन, ये रही CO2, जूम करके लिख देता हूँ, ये रही CO2 और H2O gives C6H12O6 प्लस CO2 प्लस H2 सॉरी ग्लूकोज लिख दे रहा हूँ, O2 प्लस H2 H2O, O2 प्लस H2 लिखा था आपने। O2 प्लस H2O, है ना। ये जो लिखा है मैंने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिखी है, ये क्या लिखी है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, है ना। देखो अब यही सेम चीज़ हमको इसमें बताना है कि बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, अगर नहीं है तो बैलेंस करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? इधर रिएक्टेंट का लिखा है, इधर प्रोडक्ट का लिखा है। बताओ यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है, किन के बताओ। एक। देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे आगे 1 लगा लो या नीचे 1 लगाना, 1 लगा के देख लो, तो 1 × 1 1 ही होगा, जैसे करना है तुमको तो 1 ही आ जाएगा। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है, प्लस भी 2। होगा ना यहाँ पर। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। नहीं, क्यों, CO2 में ही तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, प्लस ये भी तो होगा, 3 होंगे। बात समझ में आई? टोटल कितने हो गए, 3। और हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम, रिएक्टेंट हैंड साइड हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। अब यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है मुझे बताने हैं, तो कार्बन के देखो 6 एटम है, कितने हैं, 6। तो ये क्या आ गया, 6, कितना आ गया, 6, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो देखो 6, ये यहाँ तो 1 होगा, 1 × 6 क्या होता है, 6। तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 और प्लस 2 और प्लस ये 1, है ना। तो 6, 7, 8 और 1 9, कितने हो गए, 9 हो गए, कितने हो गए, 9। और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, ये 12 और ये प्लस 2, कितने हो गए, 14। क्या ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बताओ कैसे बैलेंस करें, थोड़ा दिमाग लगाओ। 14 × 1, हाँ यहाँ पे 14 × 1 9 × 1 सबसे ऐसे कर देंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे 6 लगाऊँ, है ना, यहाँ पे ऐसे इसको मैं दूसरे से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 6 लगाऊँ, यहाँ पे 12 लगाऊँ और यहाँ पे भी क्या करूँ, 6 लगा दूँ और यहाँ पे 6 लगाऊँ। अब गिनो जरा, अब गिनो जरा, हो जाएगा। देखो इधर देखो, इधर यहाँ पे कितने हो गए, 6। कार्बन के कितने एटम है, 6। तो यहाँ पे कार्बन कितने एटम थे, 6। तो यहाँ पे कितने आ गए, 6। समझ में, ठीक। इधर भी 6 थे, इधर भी 6। ऑक्सीजन कितने थे यहाँ पे, 9। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी थी, 9। ऑक्सीजन कितनी थी यहाँ पे, 9। और ऑक्सीजन गिनो यहाँ पे, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 और प्लस 12। अरे देखो ये जो 12 लिखा है ना, ये इस हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो इस 12 को हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 है एटम हाइड्रोजन के, तो 12 × 2 = 24। बात समझ में आई? और ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, 12। यहाँ पे नीचे तो 1 ही होगा ना, तो 1 × 12 1। बात समझ में आई? अगर तुम नीचे से भी अगर देख रहे हो गलती से, बात समझ में आई? या देख भी सकते हो, कोई बुराई नहीं इसमें, है ना। तो कितना हो जाएगा, 12। बात समझ में आई? तो ऑक्सीजन के कितने एटम है बताओ, 12। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 12। ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 12। और रिएक्टेंट हैंड साइड देखो कि ऑक्सीजन के 12 एटम है, गिनो। यहाँ पे 6 6 6 × 2 = 12, है ना। 6 × 2 = 12 और प्लस 6, 12 + 6 18, 18 + 6 18 + 6 कितना होता है, 24 18 + 6 are 24 24। तो यहाँ पे क्या ये बराबर आया है, नहीं। अबे गधे, इसको कौन जोड़ेगा, इसको कौन जोड़ेगा, 6 × 2 = 12 12 12 24। बात समझ में आई? 24 ओह माय गॉड, दोनों साइड बराबर है, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। बात समझ में आई? हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ पे 24 12 और 12 24। समझ में आया? हाँ सही, बराबर है। यहाँ पे भी 24, हाँ यहाँ पे भी 24 और यहाँ पे भी 24, ठीक है।
तो ये बैलेंस हो गया। ऐसे ही ये 24 कैसे आया? कौन सा? ये भाई आ गया तो शांत रहो, क्या हो गया? 12 2 ऑक्सीजन वाला। 12 2 जा यहाँ पे भी तो 6 2 12 है। हाँ 6 और to ये 12 ये 12 और 6 2 12। अरे भाई ये नीचे 2 लिखा है, इस 6 को इससे मल्टीप्लाई 12 होगा। 12 होगा। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन। 12 × 12 12 24। ठीक है, तो ये हो गया हमारी बैलेंस। ठीक है, हाँ सही। ठीक है। ये थोड़ा दिक्कत हो सकती है तुमको करने में, तो उसको याद रखना कैसे होगी बैलेंस। ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखो, है ना। या चलो बैलेंसिंग ही पहले देख लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं। अब बड़ा दे दे। ठीक है, सर ग्लूकोज का भी हो सकता है। इसको लाओ सकते हैं। ठीक है। कहाँ जा रहा है? कल स्कूल लाऊं? नहीं, बैठो। ठीक है, मैं कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग अटेम्प्ट करना। हाँ बिल्कुल ठीक है। सर ग्लूकोज का भी बन सकता है लाओ ना ना, इसको। ग्लूकोज बना दिए। आज से- चलो से- 10 से- क्वेश्चन दूंगा बैलेंसिंग के, अटेम्प्ट करके आना। ठीक है। ठीक है, क्या हुआ?